आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी कि ट्रेवल स्टोरी। जब कोई लेखक यात्रा करता है तो उस दौरान जो अनुभव होते हैं, जो वो महसूस करता है, वहां की जो वो चीजें देखता है या जो जानकारी वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो सारी चीजें एक कहानी के रूप में, एक अनुच्छेद के रूप में वो लिख देता है और जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ऐसे ही ये साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, यानी ट्रेवल स्टोरी, यात्रा की कहानी। आप ऐसे समझ सकते हैं, आसान भाषा में हम इसे यात्रा की कहानी कह के समझ सकते हैं। इसकी जो लेखिका हैं वो है मधु काकरिया जी। तो पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाठ पर आएंगे। ठीक है, तो मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा भी। जो मधु काकरिया जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1997 यानी 1957। ठीक है, 1957 यानी 1957 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ और कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अपनी एमए की डिग्री पूरी की और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक डिप्लोमा भी लिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, जो कि एक उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो यहाँ उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हमने पढ़े, जैसे कि उपन्यास है पत्ताखोर और कुछ कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि उन्होंने यात्रा वृत्तांत यानी ट्रेवल स्टोरीज जिसे हम कहते हैं, यात्रा की कहानियां भी लिखी हैं और आज भी हम क्या पढ़ेंगे? यही यात्रा वृत्तांत भी पढ़ेंगे। इनकी रचनाओं में ज्यादातर क्या मिलता है? ज्वलंत समस्याएं, जो अभी हमारे समाज में भयंकर समस्याएं फैल रही हैं, जो मुसीबत आ रही है, वो जैसे कि महानगर में, शहरों में बढ़ता हुआ आदमी कितना अकेलापन, घुटन महसूस करता है ना, उसके वो आसपास के लोगों से लगाव या आत्मीयता खत्म हो गई है, अकेलापन बढ़ गया है, घुटन हो गई, पैसे की दौड़ में भाग रहा है, उसे असुरक्षा महसूस होती है हर चीज से, युवाओं में नशे की आदत बढ़ती है ना, संस्कृति हमारी ऊपर जाने के बजाय, संस्कृति का विकास होने के बजाय उसका पतन हो रहा है, या फिर यही सारी जो चीजें हैं वो उनकी रचनाओं में हमें अक्सर मिलती हैं। तो ये हमने मधु काकरिया जी के बारे में जाना। अब हम पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये साना साना हाथ जोड़ी क्या है। महानगरों की भाव्य शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और इन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। क्या हुआ? जो महानगर में भाव शून्यता, मतलब लोगों के भाव जो है वो एक तरीके से मर गए हैं ना, उन्हें किसी चीज की बहुत खुशी है, ना दुख है, ना त्योहार मनाने का उत्साह है, ना किसी के गम में शामिल होना है, ना खुशी में शामिल होना है, बस भागम भाग मची, पैसे के पीछे अंधा दौड़ भाग रहे हैं और यंत्रवत मशीन की तरह एक जीवन जी रहे हैं। बस सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, सो जाना, बस इसके अलावा कुछ जिंदगी में नहीं रह गया। तो ये जो सारी चीजें महानगरों में बढ़ रही है, बड़े बड़े शहरों में, इससे लेखिका जो है हमारी मधु जी, इनका मन ऊब जाता है कभी कभी। तो इसी ऊब से, इस घुटन से बचने के लिए मधु जी क्या करती हैं? कई बार दूर दूर तक यात्रा करने चली जाती हैं, जिससे जो दिमाग को एक नई ताजगी मिलती है और फिर वहां जो वो महसूस करती हैं उसे यात्रा वृत्तांत के रूप में शब्दबद्ध कर देती हैं, यानी कि लिख देती हैं। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में
देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी, कौन सी जगह के बारे में इसमें लिखा है मधु जी ने? हमारा पूर्वोत्तर भारत, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसमें एक जगह है सिक्किम राज्य, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप याद कर लीजिए। भारत के 29 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। उन्हीं में से एक राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। यहीं पे वो घूमने गई हैं मधु जी, और यहाँ से आगे होते हुए हिमालय की तरफ भी जाती हैं। तो जो उनकी यात्रा के अनुभव हैं वो लिखती जाती हैं, और इतनी बखूबी, इतनी सुंदरता से उन्होंने इस अनोखी यात्रा का वर्णन किया है, काव्यात्मक यानी लय के उसमें किया है। हम भी इनकी लय की धारा में बहते जाते हैं। इनके वर्णन को पढ़ के ऐसा लगता है कि जो हिमालय का रूप बदल रहा है, जो वहाँ की सुंदरता है, जो सारी चीजें वो महसूस कर रही हैं, वो हमें भी अपनी आंखों से दिख रही हैं। सारी चीजें हमें भी दिखती है, ऐसा हमें पढ़ते वक्त महसूस होता है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास भी होता है। ये जो पाठ है इसमें लेखिका ने ये नहीं कि सिर्फ सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें बताती गई, ये भी बताया है कि वहां के जो निवासी, वहां जो रहने वाले लोग हैं, निवासी यानी वहां रहने वाले लोग, वो कितनी मेहनत करते हैं, उनके जीवन में कितना अभाव यानी कितनी कमियां हैं। जो हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं हमें वो पता नहीं चलती, लेकिन वहां पे वो सुविधाएं नहीं है तो उन लोगों को वो कमी पता चलती है। कितनी गरीबी है, क्या कमियां हैं वहां, फिर भी वो लोग इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, सारी चीजें लेखिका बताती हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताती हैं कि हिमालय तक जो अब रास्ते बनने लगे हैं, वहां घूमने के लिए जो रास्ते बनने लगे हैं, हम तो बहुत खुश होते हैं कि अब सड़कें बन रही हैं, हम इतनी दूर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो लेखिका ने यहाँ पे वर्णित किया है कि इस रास्ते को बनाने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इस पाठ में सौंदर्य का और पीड़ा का यानी खूबसूरती का और दर्द का, दोनों का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा मिश्रण है, मेल है। दोनों चीजें मिलती हैं, एक तरफ सुंदरता देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ दर्द भी देखने को मिल रहा है। इसे पढ़कर एक तरफ हमें महसूस होता है कि इंसान कितना अकेला है, दया करुणा की भावना जागती है, साथ में सृष्टि की समग्रता यानी सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी खूबसूरत है, ये सारी चीजें भी मन में आती हैं, है ना? ये सारी चीजें भी मन में आती हैं। और यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। तो यात्राओं का लाभ भी हमें बताया गया क्या क्या होता है। एक तो हमारा मनोरंजन होता है ना, हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, जो अज्ञात स्थल है जिनके बारे में कोई नहीं जानता उनकी जानकारी मिलती है, अलग अलग जगहों की भाषा के बारे में बदलता है, संस्कृति, रहन सहन, सारी चीजें हमें पता चलती हैं, आदान प्रदान होता है। हम उन्हें अपने बारे में जानकारी देते हैं, वो हमें अपने बारे में, है ना। और इसके साथ ही जो घुमक्कड़ी यानी घूमने की जो आदत है, वो स्व की संकीर्णता यानी सिर्फ अपने में खोए रहना, अपने तक सीमित रहना, इस छोटी सोच से भी हमें मुक्त कर देती है। स्व यानी स्वयं और संकीर्णता यानी छोटी सोच, है ना, सिकुड़न, उससे भी हमें मुक्त कर देती है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। तो आई एम श्योर आप लोग पेज नंबर 17 पे होंगे, नहीं है तो आ जाइए पेज नंबर 17 पे। यहाँ पे पाठ शुरू करेंगे, पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। और इसमें एक चित्र भी बना है ट्रेन का, रेलगाड़ी का, यानी वो यात्रा दिखाने के लिए। ठीक है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या थे वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। क्या बता रही हैं मधु काकरिया जी कि मैंने हैरान होकर देखा, मतलब आश्चर्य से क्या देखा
ऐसा लग रहा था जो आसमान आकाश है ना वो उल्टा पड़ गया है धरती पे आके, वो ऊपर नहीं है नीचे है, क्योंकि सारे तारे जो है वो नीचे बिखरे हुए लग रहे थे कि नीचे आसमान हो गया और तारे अब नीचे हो गए हैं। तो जब ऐसे तारों के गुच्छे और झालरें देखी तो लेखिका ने सोचा ये है क्या, क्या था वह। और फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वो क्या था, रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर, क्योंकि सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक, वो जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ रही होती है, तो नीचे ढलान पे जब आप देखते हैं तराई में, पहाड़ों की तलहटी में घर जो छोटे छोटे बने होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी लाइट जगमगा रही होती है, तो हर घर की एक एक लाइट आपको अंधेरे में ऐसा लगता है कि तारे जल रहे हैं। तो इसीलिए लेखिका को भी ऐसा अनुभव हुआ कि आकाश ऊपर के बजाय अब नीचे आ गया है। अब वो क्या कह रही है, इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं वहां के वो उन्हें मेहनती बताना चाह रही कि इतनी मेहनती लोग हैं कि हर कोई अपने आप में बादशाह है, और ऐसे लोगों का शहर जहाँ पे सब कुछ सुंदर है, वहां की सुबह भी सुंदर है, दोपहर भी सुंदर, शाम भी सुंदर, रात भी सुंदर, हर मौसम हर समय वहां पे एक नई सुंदरता बिखरी रहती है। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अब क्या बोल रही हैं वो, ये जो रहस्यमय सितारे हैं, मतलब ऐसे तारे जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये आसमान से जमीन पे कैसे आ गए हैं, ऐसे सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन यानी कि एक तरह से जैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, सब नशा सा जगा रही थी, और मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ अर्थहीन था, यानी कोई अर्थ नहीं बचा था, सब कुछ खो गया था। मैं, मेरी चेतना, मुझे होश नहीं था, मेरे आसपास क्या कुछ नहीं पता चल रहा था, बाहर अंदर बाहर सब शून्य बचा था। अतीन्द्रता यानी कि इंद्रियों से परे, इसमें डूबी हुई रोशनी की जादुई झालर। मुझे क्या दिख रही थी, सिर्फ ये जादुई झालर, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं या मेरे आसपास क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौसेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह ही प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब वो क्या बता रही हैं, धीरे धीरे एक उजास यानी कि हल्का हल्का उजाला हो रहा है, यानी कि अब रात से सुबह होने लगी है, ठीक है। उस शून्य से, यानी वो जो कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खो गया था, उसमें से अभी रोशनी की किरण आ रही है, और प्रार्थना के कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। नेपाली भाषा में क्या शब्द हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौसेली, जिसका मतलब है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो। यानी वहां के लोग जो हैं वो ये प्रार्थना करते हैं। एक नेपाली युवती से भी उन्होंने प्रार्थना सुनी, जो लेखिका थी नेपाली युवती के मुंह से प्रार्थना सुनी, जिसका मतलब क्या था कि हमारे छोटे छोटे हाथ हैं और इन हाथों से हम बस इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छाइयां हो, हम अच्छे कर्म करें, कुछ भी बुरा ना करें, किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। आप क्या बता रही हैं वो, सुबह उठ के उनकी क्या योजना थी, यूमथांग एक जगह है, वहां के लिए उन्हें जाना था, लेकिन जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उन्हें क्या ध्यान आता है, वो बालकनी की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ घूमने आई थी तो उन्होंने ऐसा सुना था स्थानीय लोगों से, यानी उस स्थान पे रहने वाले लोगों ने ऐसा बताया था उन्हें कि अगर मौसम साफ होता है तो आप किसी ऊंची जगह से, जैसे छत से या बालकनी से चढ़ के भी कंचनजंगा को देख सकते हैं। कंचनजंगा क्या है बच्चों, हिमालय के जो पहाड़ की चोटियां हैं, अलग अलग नाम उन्हें दिए गए हैं, तो जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ हम कह सकते हैं भारत का, वो है कंचनजंगा। लेकिन मौसम अच्छा था, फिर भी हल्के हल्के बादल आसमान में थे, जिस वजह से शायद साफ नहीं दिख पाया हो। पिछले वर्ष की ही, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 18। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के
कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। अब क्या हुआ, बादल थे, इस वजह से वो पहाड़ को नहीं देख पाई। पिछली वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट नहीं खुले, यानी कि वो पिछले साल भी, एक साल पहले भी यहाँ पे घूमने आई होंगी, तब भी उन्होंने यही कोशिश की होगी कि बालकनी से खड़े होकर कंचनजंगा को देख लें, लेकिन तब भी ऐसे ही बादल थे और इस कारण वो नहीं देख पाई थी। और इस साल भी यही हुआ। तो क्या कहती है वो, जैसे ठाकुर जी के कपाट, यानी अगर आप वृंदावन जाएंगे या फिर कृष्ण जी के किसी मंदिर में जाएंगे तो होता है ना कि उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं उनके श्रृंगार के लिए, या उनका जो भोग लगता है, उनको प्रसाद चढ़ाया जा रहा होता है, तो उनके कपाट, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो वही वो बोली, जैसे उनके कपाट होता है दरवाजे, है ना, उनके जब दरवाजे बंद होते हैं, उसी तरह के बादलों ने भी दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि मुझे कंचनजंगा के दर्शन ना हो, यानी कंचनजंगा मुझे ना दिख सके। लेकिन कंचनजंगा नहीं दिखनी थी तो नहीं दिखी, लेकिन क्या दिख गया उन्हें, रकम रकम, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के, उनको रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत से फूल दिखाई देते हैं, है ना। और वो इतने प्यारे फूल होते हैं कि किसी का भी मन मोह जाए। तो लेखिका क्या कहती है, इतने अच्छे और इतने तरह तरह के अलग अलग रंगों के फूल देखकर मुझे क्या लगता है, मैं फूलों के किसी बाग में, किसी बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। ठीक है, गैंगटॉक से कितनी दूर है युमथांग? उन्होंने बताया 149 यानी 149 किलोमीटर। और जो उनका ड्राइवर है, साथ में गाइड भी है लेखिका का, उसका नाम क्या है, जितेन नार्गे, वो क्या बताता है उन्हें, युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते पे आपको हिमालय की घाटियां मिलेंगी और रंग बिरंगे फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, यानी बहुत खूबसूरत नजारा होगा। ऐसी जानकारी जो जितेन नार्गे था वो उन्हें देता रहता है। तो जो लेखिका है वो अपने अंदर के वो बच्चे को रोक नहीं पाती और बच्चे की तरह मासूमियत से, उसी उत्साह के साथ क्या पूछ लेती है, क्या वहां बर्फ भी मिलेगी? होता है ना अक्सर, अगर आप लोग भी कहीं पहाड़ों पे घूमने गए होंगे तो पता होगा, जैसे हम जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दिमाग में रहती है ना, एकदम से यही आता है, वहां बर्फ मिलेगी, बर्फ तो होनी चाहिए, बर्फ पड़ी होनी चाहिए, बर्फ नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, है ना। यही चीज लेखिका के मन से भी निकलती है कि क्या वहां बर्फ मिलेगी? तो जितेन नार्गे क्या बोलता है, चलिए, तो मतलब वहां चलिए, फिर आप खुद देख लेंगी। जगह जगह गदराए पाइन और धूपवी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांत और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब क्या हुआ, वो क्या देखती हैं, जैसे आगे बढ़ती जाती है ना, तो पहाड़ जो होते हैं उनके नुकीले, उनपे कैसे पेड़ उगते हैं, नुकीले, जो कोने कोने जैसे ट्रायंगल से पेड़, उस पे वो देखती जाती है। और पहाड़ी रास्ते पे उन्हें क्या दिखाई देता है, सफेद पताकाएं, पताका यानी जैसे झंडे लहरा रहे हो सफेद रंग के। तो वो देखती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि जो बौद्ध पताकाएं, जो झंडे हैं सफेद रंग के, कितने अच्छे हैं, ये शांति और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। इन पे कुछ बौद्ध मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो नार्गे उन्हें क्या बताता है, नार्गे जो कि उनका ड्राइवर भी था, गाइड भी, है ना, वो उन्हें बताता है कि हाँ, बुद्ध की बड़ी मान्यता, यानी लोग अधिकतर बुद्ध भगवान को मानते हैं। और जब किसी बुद्धिस्ट की, यानी बुद्ध भगवान को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शांति के लिए शहर से दूर किसी
पवित्र स्थान पे 108, ठीक है, 108 इतनी श्वेत पताका यानी सफेद झंडे लहरा दिए जाते हैं, जिनको कभी उतारते नहीं है। वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगते हैं या अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो ठीक है, लेकिन उतारा नहीं जाता है। इसके साथ ही नार्गे बताता है कि कई बार नए काम की शुरुआत के लिए जब कुछ नया करने वाले होते हैं तब भी ये पताका, ये झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन तब ये सफेद ना होकर बल्कि रंगीन होते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग बिरंगे झंडे होते हैं वो। ऐसी सारी बातें नार्गे बता रहा था, लेकिन लेखिका क्या देख रही थी, उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर, ठीक है। जैसे दलाई लामा, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं ना, मुस्लिम्स में मौलवी जी होते हैं, चर्च में फादर होते हैं, वैसे ही जो बुद्धिस्ट होते हैं वो उनके वो क्या होते हैं, दलाई लामा। ऐसी ही तस्वीरें लेखिका बताती है कि उसने उसकी जीप में भी देखी, क्योंकि नार्गे वहीं का रहने वाला था। साथ ही वहां पे वो जिन जिन दुकानों पे रुके थे वहां पे भी दलाई लामा जी की तस्वीरें लगी हुई थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के बमसन लेप्चाओ के शोमेन के कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहाँ हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। हिचकोले खाती जीप, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाके पे जाओ तो जीप जो है वो स्मूथली नहीं चल सकती, थोड़े झटके लग रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इसी को कहा गया कि हिचकोले खाती हुई जीप जब आगे बढ़ रही है तो लुभावनी हंसी, यानी कि मन को मोह लेने वाली ऐसी हंसी को हंसते हुए जितेन मार्गे बताने लगता है कि अब जिस जगह पे हम पहुंच गए इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। और यहाँ पे जो गाइड फिल्म है, बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है गाइड, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। उस मशहूर फिल्म की यहाँ पे शूटिंग की गई थी, है ना। और वो क्या बताता है, एक और चीज, कि तिब्बत के जो चीज के बमसन थे उन्होंने लेप्चाओं के शोमेन से यहाँ पे संधि पत्र, यानी कि क्या किया था, दो जातियां थी वहां की, आप ऐसे समझ लीजिए, सिक्किम की स्थानीय जातियां लेप्चा और भूटिया, उन दोनों के बीच में झगड़े नहा हों, क्योंकि बहुत लंबे समय तक झगड़े चले थे। तो उसके बाद शांति को स्थापित करने के लिए वहां पे एक संधि पत्र किया गया जिसपे हस्ताक्षर किए गए, दोनों की तरफ से कुछ समझौते हुए। तो उसको, वो जो स्थल था वहां पे उसका स्मारक था, उसके लिए वहां एक पत्थर रख दिया गया था कि याद बनी रहे कि हाँ यहाँ पे ये संधि वार्ता हुई थी, समझौते किए गए थे और अब हम हमेशा शांति से रहेंगे। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या, नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जब वो रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे तो क्या दिखता है लेखिका को, कुटिया के भीतर घूमता चक्र। अब लेखिका के मन में जिज्ञासा होती है कि जो बौद्ध लोग रहने के लिए कुटिया बना लेते हैं उसके अंदर ये चक्र क्यों है। तो नॉर्गर क्या बोलता है कि ये धर्म चक्र है। धर्म चक्र यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेयर व्हील। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है वहां की बौद्ध लोगों की, कि अगर ये चक्र आप घुमाते रहते हैं तो इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। यानी कि जैसे हमारे हिंदुओं में मान्यता क्या होती है, अगर आप गंगा जी नहा लेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। वैसे ही बौद्धों में ये मान्यता है कि अगर ये जो प्रेयर व्हील है, जो धर्म चक्र है, इसको आप घुमाएंगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। क्या बोलती हैं वो, क्या मतलब उनको आश्चर्य होता है सुन के कि क्या मतलब एक चक्र को घुमाने से हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, हम कुछ भी बुरे काम करें और जिस चक्र को घुमा लें तो हमें फिर माफी मिल जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो क्या सोचती हैं कि मैदान हो या पहाड़, मतलब कोई भी इलाका हो इस देश का, कितने भी वैज्ञानिक प्रगतियां हो गई हो, विज्ञान आगे बढ़ गया हो, साइंस आगे बढ़ गई हो, नए आविष्कार हो गए हो, लेकिन इस देश की जो आत्मा है, मतलब एक जो आंतरिक सोच है, वो नहीं बदलती, वो हर जगह एक जैसी है।
अलग अलग जगह लोगों की आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास है, पाप पुण्य की अवधारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, सब कुछ एक जैसा है। उन्हें लगता है कि कुछ कर्म है जिनसे हमें पुण्य मिलता है, जो अच्छे कर्म है, और वहीं जो बुरे कर्म है अगर हम वैसे करते हैं तो हमें पाप मिलता है। तो ये जो पाप पुण्य की अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये नहीं बदल पाती हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं ये भावनाएं, ये कल्पनाएं किसी ना किसी तरीके से बैठी हुई हैं देश के अंदर तक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 19 पर। और यहाँ पढ़ने से पहले आप देखिए कि कितना खूबसूरत चित्र दिया गया है पहाड़ों का और पहाड़ के आगे नदियों का, है ना। इस चित्र को पढ़कर और देखकर आपका भी मन करेगा कि आप भी हिमालय की घाटियों में घूम आए। पेज नंबर 19 पे शुरू करते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ अपने सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थतानियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। क्या बोलती हैं वो? रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो आप तेज स्पीड में नहीं बढ़ सकते, आपको धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ रहे थे। और तब क्या होता है? बाजार, यानी क्योंकि आप बस्तियों से दूर जा रहे हैं, जहां लोग रहते हैं नीचे, वहां से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल मुख्य पहाड़ पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पे बाजार गायब होने लगते हैं, लोग गायब होने लगती हैं, पूरी की पूरी बस्तियां पीछे छूटने लगती हैं। अब जो रास्ते में उन्हें बूढ़ी युवतियां दिखी थी नेपाली, जो स्वेटर बुन रही थी, वो नहीं दिखाई देती। पीठ पे सामान या कार्टून धोते हुए जो छोटे छोटे, क्योंकि नेपाली लोग जो होते हैं छोटे होते हैं, वो भी उन्हें दिखना बंद हो रहे थे, है ना। जो घर थे अब वो कैसे दिख रहे थे? जब ऊपर से आप देखेंगे तो घाटियों में घर इतने छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे बच्चे जो अपने खेल के लिए घर बना लेते हैं, या फिर जो हम ताश के घर बना लेते हैं ना, वैसे खेल खिलौने जैसे घर दिख रहे थे। छोटे छोटे पेड़ पौधे, हर चीज छोटी दिख रही थी। और हिमालय जो, क्योंकि जब हम दूर थे तो हिमालय की पहाड़ियां छोटी छोटी दिख रही थी, तो अब वो छोटी पहाड़ियों ने कैसा विराट बड़ा रूप ले लिया था। वो पूरे अपने बड़े रूप के साथ, वैभव के साथ, एक नए सम्मान के साथ हमारे सामने था। और कितने दर्शक, यात्री, तीर्थयात्री जो लोग आते हैं, कितने लोगों का काम में हिमालय, यानी ऐसे लोगों, मतलब जो वहां घूमने जाते हैं उनको मोह ले, जिनको हिमालय के अलावा कुछ भी ना दिखाई दे, ऐसा हिमालय वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बहुत बुरी तरह से उनका ध्यान खींचता है। वो हिमालय विराट रूप में सामने खड़ा, यानी पूरा जितना बड़ा है हम सोच भी नहीं, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ हमारे सामने खड़ा था। और जो पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी कि क्या लिखा है लेखिका ने? पल पल परिवर्तित हिमालय। पल पल यानी हर सेकंड पे, हर क्षण पे, हर समय परिवर्तन यानी बदलता हुआ हिमालय, यानी हर समय एक एक पल पे, एक एक क्षण पे वो बदलता हुआ दिख रहा था। अभी सफेद दिखा, अभी पीला, अभी नीला दिखने लगा, ऐसे उसके रंग, उसकी खूबसूरती, कुछ ना कुछ उसमें बदलता हुआ दिख रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा में बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ठीक है, तो क्या बताती है वो? अब रास्ते वीरान हो रहे थे, यानी शांत, अब लोग नहीं थे तो वहां अकेलापन होता जा रहा था ना। वीरान क्या होता है? सुनसान हो रहे थे रास्ते। संकरे यानी पतले हो रहे थे, और जलेबी की तरह घुमावदार, यानी बहुत जल्दी जल्दी घूमे हुए रास्ते थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय, यानी बहुत विशाल, एकदम इतना बड़ा होने लगा जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा हो गया था हिमालय। और घटाएं जो है वो गहरी हो रही थी, वादियां चौड़ी हो रही थी, और कभी रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुरा रहे थे, करिश्मे की तरह। यानी वहां पे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे फूल पौधे मिलेंगे, लेकिन जब कोई फूल दिखता था तो लगता था कोई करिश्मा हो रहा है। और इन भीमकाय पर्वतों, भीमकाय यानी बहुत बड़े पर्वतों के बीच में और घाटियों के ऊपर संकरे कच्चे पक्के रास्ते जो थे, उनसे जब हम गुजर रहे थे तो कैसा लग रहा था? कोई
हरियाली वाली गुफा है। सघन हरियाली यानी बहुत घनी हरियाली वाली गुफा है जिसके बीच में हम हिचकोले खाते यानी झूले झूलते हुए निकल रहे हो, है ना। अलग ही अनुभव होगा वो, डर का भी और खुशी का भी। तो यहाँ हमने आधा यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया, बाकी का हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।